नमस्कार साथियों आज के क्लास में मैं लेके आया हूँ संस्कृत के क्लास 10th का मासिक एग्जाम का क्वेश्चन, जो कि हर एक महीने में लिया जाता है, जो कि इस महीने में 23 अगस्त को लिया गया है और जिसका फुल मार्क्स होता है 50, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 105। इसी का क्वेश्चन को आज डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पे धैर्य रखिए और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन आपका बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो कह रहा है स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हम जानते हैं स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो हुआ था 1824 ईस्वी में। मतलब कि इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी जो है वो 30 दिसंबर को। कब हुआ था? 30 दिसंबर को 1883 ईस्वी में हुआ था। किधर? 1883, ऑप्शन ए, यानी आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कार वाले टॉपिक से आया, संस्कार वाले चैप्टर से आया है। हमको एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है भारतीय संस्कार। संस्कृत में एक चैप्टर है जिसका नाम भारतीय संस्कार है और उसमें बताया गया है कि संस्कार 5 प्रकार के होता है। संस्कार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होता है। उसमें संस्कारों की टोटल संख्या पूछा जाए, संस्कारों की टोटल संख्या तो वो होता है 16। संस्कारों की टोटल संख्या कितना होता है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म पूर्व तो हम बताते हैं आपको कि जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को हम जानते हैं। कह रहा है संस्कार कितने प्रकार का है। संस्कार कितने प्रकार का होता है? तो संस्कार हम जानते हैं संस्कार 5 प्रकार का होता है। अभी मैं बताया दिया कि संस्कार 5 प्रकार के होता है। और अगर इसका संख्या पूछा है कि टोटल संस्कारों की संख्या कितना है, तो 16। कितना है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में बच्चे को कितने संस्कार होते हैं? तो शैशवावस्था में बच्चे को 6 संस्कार होते हैं। कितने? 6 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट है लाजावन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो लाजावन विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। तो ये हमारा 8 नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया? भारत में पाठ का प्रथम श्लोक मैंने बताया था भागवत पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भागवत पुराण से। और द्वितीय श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से। उसके बाद ये द्वितीय श्लोक के बारे में नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है ये मैंने बता दिया था। अथर्ववेद, ऋग्वेद, तो ये बताया था ऋग्वेद में टोटल 24 ऋषिकाओं का वर्णन है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मैंने बताया था। यमी, अपाला, उर्वशी, बागंभरिणी और इंद्राणी, ये 5 ऋषिकाओं अथर्ववेद में आते हैं। तो ये इनका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद कह रहा है सभी ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में है? सभी ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में? तो जब ऋग्वेद का बात आता है तो उसमें 24 ऋषिका का वर्णन होता है और जब अथर्ववेद का बात आता है तो उसमें 5 ऋषिकाओं का वर्णन होता है। तो सभी ऋषि का मतलब सब ज्यादा संख्या 24 वाला का, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मैत्रेयी की चर्चा किस उपनिषद में की गई है? मैत्रेयी की चर्चा किस उपनिषद में? तो बृहदारण्यक उपनिषद में की गई है। मैत्रेयी की चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यापति किस भाषा के कवि है? यानी 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यापति किस भाषा के कवि है? तो मैंने बताया था विद्यापति मैथिली भाषा के कवि है, जो कि चैप्टर नंबर 3 यानी अलस कथा से लिया गया है। क्वेश्चन ये लिया गया अलस कथा से। यहाँ पे देखिए आ गया अलस कथा पाठ में कितने पुरुष सोकर आपस में बातें कर रहे थे? तो मैंने ये चैप्टर में कहानी में पूर्ण तरीके से बता दिया है कि इसमें अलस कथा में 4 व्यक्ति जो थे वो लास्ट में बच गए थे, वो भी मेन आलसी बच गए थे। कितने व्यक्ति बच गए थे? जो कि सो के आपस में बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वीरेश्वर कौन थे? तो वीरेश्वर कौन थे? तो वीरेश्वर एक मिथिला का मंत्री थे। कौन थे? वीरेश्वर मिथिला का मंत्री थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन नीतिकार आलस को
नीतिकार आलस्य को किसके सम्मान मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को किसके सम्मान मानते हैं? नीतिकार के बारे में बताया कि यहाँ पे आलस्य को दुश्मन, आलस्य को किसके? दुश्मन या शत्रु, दुश्मन या शत्रु के समान मानते थे, शत्रु के समान। लेकिन इसमें दुश्मन नहीं है, शत्रु भी नहीं, तो उसका पर्यायवाची रूप दिया है, यानी रिपु, इसी को कहते हैं दुश्मन, इसी का पर्यायवाची रूप दिया है रिपु। तो देखिए कितना भी क्वेश्चन घुमा दे लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, केवल लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है, सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन कभी भी गया नहीं और नहीं जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, मैथिली के अलावा किस भाषा में विद्यापति का स्वामित्व था? मतलब क्या था? देखिए मैथिली के अलावा, मैथिली का भाषा का तो वो कवि थे, लेकिन उसके अलावा किसमें? तो संस्कृत भाषा के भी वो कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 17 नंबर, पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो मैंने ये पाटलिपुत्र वाले चैप्टर में बताया था, पटना जो है गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी के किनारे अगर पटना के नज़दीक से आप लोग हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से नदी के किनारे हैं और आप पटना के बगल वाले जिले कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को बताते हैं, गांधी सेतु कहाँ स्थित है? गांधी सेतु, तो इसके बारे में बताते हैं कि गांधी सेतु भी पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दे पाटलिपुत्र तो वो भी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते के बारे में मैंने बहुत बार बताया था कि इसको जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना निरुक्तम में कौन सी संधि है? ना निरुक्तम में कौन सी संधि है? तो ना निरुक्तम जो है, ना निरुक्तम जो है ये स्वर संधि से आता है, जिसका आयादी, स्वर संधि में एक संधि आता है अयादी संधि। स्वर संधि में कौन संधि? एक संधि आता है अयादी संधि, जिसका एग्जांपल है, जिसका उदाहरण है ना निरुक्तम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रमा। रमा शब्द का रूप, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या होगा? तो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन में रम्य होगा। क्या होगा? रम्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृच्छतु। पृच्छतु किस लकार का रूप है? पृच्छतु किस लकार का रूप है? तो मैंने लकार के बारे में आप लोगों को बता दिया है कि लकार 5 प्रकार के होता है, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिट। तो इसमें बताया था लोट लकार, यानी तू ताम अंतु करके जहाँ पे आता है वो होता है लोट लकार, यानी इसका आंसर हो जाएगा लोट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, अगले क्वेश्चन को 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यन्ति पद का पुरुष और वचन निम्न में कौन है? तो ज्ञास्यन्ति, मैंने इसके एक आता है जो कि हमारा होता है लिरित लकार। लिरित लकार में हम बताए थे वो होता है भविष्यत काल में, जिसका होता है स्यति, स्यत, स्यन्ति, लेकिन यहाँ पे आया है स्यन्ति। क्या आया है? स्यन्ति। तो इसका हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद वागीश, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस इस। क्या होता है? वाक प्लस इस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है, ये व्यंजन संधि है, जिसका संधि विच्छेद होता है जगत प्लस नाथ। क्या होता है? जगत प्लस नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पठितवती। पठितवती कौन सा प्रत्यय है? इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें एक लगा है अक्त प्रत्यय, जिसको अक्त प्रत्यय बोलते हैं। आधा क और त लगा रहता है, उसको अक्त प्रत्यय पढ़ते हैं। तो ये भी हमारा 26 का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है स्त्री प्रत्ययों, स्त्री प्रत्यय की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्त्री प्रत्यय का कुल संख्या 8 होती है। कितने होते हैं? स्त्री प्रत्यय का कुल संख्या 8 होती है। संस्कृत में कुल कितने कारक है? तो संस्कृत में कुल 6 कारक है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत में 6 कारक होते हैं। उसके बाद क्या रहा है सक्षर पद का धातु रूप क्या होगा? तो सक्षर पद का धातु रूप होगा सक। क्या होगा? सक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विप्राय। विप्राय गंगम ददाती, रेखा में यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है, रेखांकित मतलब जिसमें अंडरलाइन कर दिया है, पद में विभक्ति बताना है।
तो हम जानते हैं विप्राय ये चतुर्थी विभक्ति का है। ये कौन से विभक्ति का है? चतुर्थी विभक्ति का। यहाँ तक आपको दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें दो तरीके से पूछा गया है, दो तरीके से। एक पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न, एक पूछा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न को 2 अंकों वाली है, जिसको ज्यादा नहीं 30 से 40 वर्ड में लिखना होता है, और 2 अंकों वाले क्वेश्चन को छोटा छोटा सा क्वेश्चन रहता है। इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 प्रश्नों का उत्तर। देखिए पहला जो आ रहा है, पहला स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो मैंने बताया था 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। बस इतना ही तो लिख देना है। अलस कथा में किसका वर्णन है? तो अलस कथा में आलस जैसे दोष का वर्णन है, जिसमें 4 आलसियों के बारे में विस्तृत करके विस्तारित रूप से वीरेश्वर मंत्री का इसमें गुण के बारे में बताया कि वीरेश्वर मंत्री अलस कथा से क्या सीख देते हैं, क्या सीख नहीं देते हैं, इसी के बारे में इसमें लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संस्कृत साहित्य में आधुनिक लेखिकाओं का वर्णन करें। मतलब संस्कृत साहित्य में आधुनिक लेखिका कौन कौन आए थे? तो मैं बता देता हूँ। संस्कृत साहित्य में आधुनिक लेखिका आए थे पंडिता क्षमा राव, उसके बाद आए थे पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र, वर्धांबिका, ये सब आए थे हमारे कौन? तो ये सब आए थे संस्कृत साहित्य के आधुनिक लेखिका में। सुलभा कौन थी? तो सुलभा का वर्णन हमारे महाभारत से लिया गया है, जो कि महाभारत में एक सभा होता था राजा के यहाँ। वहाँ पे सभा में जो मेन ऋषिका होती है, जो मेन ज्ञानी होती है, उनको विद्वान लोग को, यानी ऋषि में नहीं, ऋषिका में विद्वान लोग को कहते हैं सुलभा। ये दिया गया महाभारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सीमंतोनयनम संस्कार। सीमंतोनयनम संस्कार में क्या होता है? तो इसमें लिखना है सीमंतोनयनम संस्कार में बच्चे को क्या क्या है। तो सबसे पहले मुंडन करवाया जाता है, और मुंडन करवा के गुरु के घर पे पहुंचाया जाता है, इसी को सीमंतोनयनम संस्कार कहते हैं। उसके बाद है शैशव संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार आते हैं? शैशव संस्कार के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार आते हैं? जिसका शैशव संस्कार मैंने बताया था 6 प्रकार के संस्कार आते हैं, और 6 प्रकार में से सबका नाम लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावर्तन संस्कार क्या होता है? समावर्तन संस्कार भी लिख देंगे। स्वामी दयानंद ने समाज को क्या संदेश दिया? तो मैंने इसमें इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है कि स्वामी दयानंद ने समाज को क्या चीज के बारे में शिक्षा देते। तो अच्छे शिक्षा दिए हैं स्वामी दयानंद ने, जिन्होंने बताया है कि मानव का जो है छुआछूत, अस्पृश्यता को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, धर्म आडंबर को लेकर के, स्त्री शिक्षा को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के, पर्दा प्रथा को लेकर के, सती प्रथा को लेकर के, सभी को लेकर के इन्होंने बहुत ही अच्छे ज्ञान दिए हैं और इस सभी को दूर किए हैं, और मानव को शिक्षा देते हैं कि अभी के युग में, अभी के जो जमाना है, इस जमाने में, आधुनिक युग में हम किसी को भी, यानी जैसे महिला हो या कोई भी अल्पसंख्यक हो या दलित वर्ग के हो, उनसे छुआछूत नहीं कर सकते हैं। महिला को एक शिक्षा देने से रोक नहीं सकते हैं। महिला को चाहे विधवा हो गया, विधवा को विवाह करने से नहीं रोक सकते हैं, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा में किसका वर्णन है? भारत महिमा में हमारे भारत भूमि का वर्णन है, हमारे मातृभूमि भारत का वर्णन है। ठीक है ना, हमारे मातृभूमि भारत का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत में चारों आलसियों को मंत्री ने क्या किया? मतलब अंत में चारों आलसियों को मंत्री वीरेश्वर का कहना था। मंत्री वीरेश्वर का कहना था कि जितने भी आलसी लोग हैं उनका परीक्षा ले लें। तो परीक्षा लेने के लिए इन्होंने आलसशाला में आग लगा दिया था। आग लगाने के बाद 4 आलसी लास्ट में बच गए थे। 4 आलसी लास्ट में बच गए थे। तो चारों आलसी को इन्होंने अच्छे से रख के खाना पीना, भोजन और वस्त्र देना शुरू कर दिया, और यहाँ से उन्होंने सोच लिया था कि यही मेन आलसी है। चलिए, यहाँ तक आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देख लेंगे हम, जो कि है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में कह रहा है कि संस्कार से जीवन में क्या परिवर्तन होता है? संस्कार से जीवन में क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, संस्कार आपके अगर जीवन में है, आपके साथियों में है, आपके अंदर में संस्कार है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो एक सभ्य पर्सन की तरह लगेंगे।
सभ्य पर्सन की तरह देखने में भी लगेंगे, कोई देखेगा तो कहेगा कि हाँ ये कोई है, संस्कारी बालक है। और उसी के साथ संस्कारी जीवन जीना शुरू करते हैं। संस्कार से ही हम संस्कारी जीवन जीते हैं और संस्कार से ही हमको महत्वपूर्ण ज्ञानों का वृद्धि होता है, हमारा दिमाग विकसित करता है। संस्कार अगर हमारे अंदर है तो किसी के भी सामने शर्माते नहीं है, अपने आप को, अपने ज्ञान को समर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कह रहा है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है। तो कर्मवीर कथा से मैंने बता दिया था, कर्मवीर कथा जो राम परवेश राम के बारे में बताया गया। राम परवेश राम एक कर्मवीर व्यक्ति, उनको कहा जाता है, कर्मवीर कहा जाता है राम परवेश राम को, जो कि अपना कर्म से, वो एक दलित परिवार के व्यक्ति थे, दलित परिवार से बिलोंग करते थे और वो अपने कर्म से, अपना मेहनत से, अपने गुरु के बताए हुए दिशा पे चल के अपने मेहनत से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं और यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आईपीएस में ज्वाइन करते हैं और भारतीय पुलिस यानी सेंट्रल पुलिस में सेवा देते हैं वो। तो वहीं से कहा जाता है कि कर्मवीर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप कितना भी कर्म कर लीजिए, कोई भी काम कीजिए, लेकिन अपने हृदय से कीजिए, अपने दिल से कीजिए, कर्म कीजिएगा तभी आपको फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा के लिए स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने क्या किया। तो आधुनिक शिक्षा के लिए स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी पब्लिक स्कूल का, डीएवी विद्यालय का स्थापना किए थे, जो कि 1883 ईस्वी में इनके मरने के बाद हुआ था। इनके मरने के बाद डीएवी विद्यालय का, जिसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बड़े भाई के पास एक संस्कृत में पत्र लिखे जिसमें यह वर्णन हो कि किताब खरीदने के लिए हमको, एक मिनट, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन को दिखा दे। हाँ, यहाँ से लिखा गया है, अपने बड़े भाई के पास एक पत्र संस्कृत में लिखे जिसमें यह वर्णन है कि किताब खरीदने के लिए 500 रुपये की आवश्यकता है। तो इसके लिए तो बहुत आसान है, अपने बड़े भाई पर लिख देंगे प्रिय भाई ऐसे करके लिख देंगे और उसमें लिखेंगे क्या कि प्रिय भाई, पहले तो उनका हाल समाचार पूछ लेंगे कि आप ठीक तो है ना, मैं यहाँ ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और उसके बाद लिख देना है कि मैं जो क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ उस क्लास का किताब खरीदने की ज़रूरत है जिसका कीमत 500 रुपया है, तो इसके लिए मैं 500 रुपये की आवश्यकता करता हूँ। तो और उसके लिए भाई को अनुरोध करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु पर 7 पंक्तियों में अनुच्छेद लिखें। तो वर्षा ऋतु पे 7 पंक्तियों में 7 लाइन में लिख देना है अनुच्छेद, संस्कृत में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले सब्जेक्ट का, जैसे साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, सभी ये हमारे चैनल पे क्वेश्चन आते रहेगा। आप बने रहिए चैनल पे, सभी क्वेश्चन समय से जाते रहेगा और डिस्कशन अच्छे से किया करें। चलिए धन्यवाद।